आने ऐड होगी। यस सर। मैंने पहचाना तुम्हारे डीपी से। हाँ सर, नेपाली। अब तुम खुद ही कह रही हो, मैं तो नहीं कह रहा भाई। हम्म। सर एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया से है। हैं? ये ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, ये चीनी भी नहीं है। आने बताओ, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। बेटर आ रही होगी ना? हाँ, अच्छी आ रही है। आपने कोई माइक वाइक लगाया है क्या? यस। ओह। ओके, लेट अस स्टार्ट। ये सब मिरर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, बट आप लोग का परफॉर्मेंस, स्पेशली आन्या एंड, आप फिर से अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, क्वेश्चंस, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस। ठीक है। ओके, राशु बोलो। मैं क्लास ले रहा हूँ। क्लास क्लास। रिद्धि रिद्धि। ओके। अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन पे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। तो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन जो है, दैट हैपेंस इन सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम मीडियम में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ मिरर एंड लाइट इज कमिंग लाइक दिस एंड गोइंग लाइक दिस, so this is medium 1 and this is also medium 1, because this is your silver polish and it just bounces back. So जिस मीडियम से आ रही होती है उसी मीडियम में वापस जा रही होती है, देन इट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस जा रही है। बट रिफ्रैक्शन एक डिफरेंट फिनोमिना है। रिफ्रैक्शन में लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो व्हेन light travels from one medium to another medium,
when light travels from one medium to another medium, it is deviated from its original path. Original path. When light travels from one medium to another medium, it is deviated from its original path. This phenomena is known as refraction. This phenomena is known as refraction. सो जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये फिनोमिना उससे रिलेटेड है। और रिफ्लेक्शन था कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी में वापस बाउंस बैक हो जा रही है, देन दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं बहुत सारे, दे आर रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। Similarly, there are lot of natural phenomena, they are related to refraction. So अभी हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नेचर में मिलेंगे जहां पे रिफ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पेंसिल लो और उसको पानी में डिप करो तो वो बेंड नजर आती है। कभी देखा है? कभी आप स्टिक लो और उसको वाटर में डालो तो जो आपको इमेज नजर आएगी वो बेंड नजर आएगी। दैट फिनोमिना इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। सो लिखो एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रिंटेड मैटर, बुलेट वाइज लिखो। प्रिंटेड मैटर appear raised when we put a glass slab on it. Raised। तो आपके लैब में ग्लास स्लैब होगा, आप उस ग्लास स्लैब को अपनी कॉपी पे रख दो तो आपको जो लिखा हुआ है वो रेज्ड नजर आएगा। या फिर जैसे हमारे पास इवन आई ग्लासेस होते हैं, अगर हम उसको भी मतलब जिसकी आंख ठीक नहीं ठीक है, अगर उसको हम कोई नंबर का पहनाएं तो सब कुछ चेंज नजर आएगा, वो भी रिफ्रैक्शन ही है। ओके। सो ये पहला पहला लिखा हमने। फिर सेकंड, अ पेंसिल, अ पेंसिल appears displaced at the interface. A pencil appears displaced at the interface. ठीक है। मतलब जैसे ये तुमने ऐसे लिया और पेंसिल को तो ऐसे तुमने सीधा ही है ना वो तो, बट जब तुम देखोगे तो वो हल्की सी ऐसे नजर आएगी। तो विजुअली वो ऐसी नजर आएगी बट एक्चुअली वो कैसी है? सीधी स्ट्रेट है। So this is happening because of the refraction, because the light is traveling from air to the liquid, उसकी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से वो हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अ लेमन kept in water glass tumbler appear bigger. A lemon
ठीक है। लेमन कैसा नजर आएगा, थोड़ा सा बड़ा। अब ये सारी एक्टिविटीज हैं आपको शो करने के लिए कि रिफ्रैक्शन फिनोमिना किस तरीके से नेचर में हमें नजर आता है। जैसे देखो, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट फिल्ड विद वाटर, विद योर आई टू अ साइड अबव वाटर, ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। तो बिकॉज तुम जब एक बार में ही कॉइन उठाने की कोशिश करोगे तो कॉइन जहां रखा हुआ है, इमेज उससे ऊपर बन रही है, तो तुम्हारा हाथ इमेज को पकड़ने की कोशिश करेगा, तो आप कॉइन एक बार में पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है ना। उसके बाद है प्लेस अ लार्ज शैलो बाउल on the table and put a coin in it. Move away slowly from the bowl. Stop when the coin just disappears from your sight. तो जैसे कॉइन अगर रख दो तो तुम एक एंगल से देखना शुरू करोगे, उसके बाद फिर कॉइन दिखना बंद हो जाएगा। और फिर से अगर तुम वापस उसी डायरेक्शन में चलते हुए आओगे तो अगेन कॉइन विल अपीयर। ठीक है। बिकॉज जो तुम देख रहे हो वो एक इमेज है। अगर वो इमेज बन ही नहीं रही है तो यू कांट सी दैट, मतलब हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता। बट अगर सपोज मैं आप लोग को देख रहा हूं, किसी वजह से अगर आपसे चलने वाली लाइट मेरी आंखों तक ना पहुंचे तो आप सब लोग मेरे लिए डिसअपियर हो जाओगे। तो क्वाइन के केस में वही होता है कि एट अ एंगल ग्रेटर, क्वाइन से चलने वाली इमेज तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर वो क्वाइन दिखाई नहीं देगा, इट विल डिसअपियर। ओके। और फिर क्या है, ये ग्लास लैब वाला एक्सपेरिमेंट है रिफ्रैक्शन को देखने के लिए। ये आप लोग लैब में करोगे भी कि एक ड्राइंग बोर्ड ले लोगे और उसके बाद उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख लोगे, फिर एक पिन यहाँ रखोगे और उसी स्ट्रेट लाइन में पिन को जब दूसरी तरफ, दो पिन यहाँ लगा लो, उससे एक लाइन खींच लो। सो दैट इज लाइक इंसिडेंट रे। अब जो ये वाली पिन दूसरी जगह नजर आ रही है वहां पे तुम देख के पिन लगाओ, और सेकंड पिन जहां नजर आ रही है वहां देख के पिन लगाओ। तो तुम जब दोनों लाइन को मिलाओगे तो देखोगे कि दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है और यहां पिन लगाई, यहां पिन लगाई, इसको स्ट्रेट लाइन बना लो, ये इंसिडेंट रे हो गई। फिर यहां पे ये टकराने के बाद वो पिन यहां बनेंगी अपने आप। कायदे से तो इसकी लाइन में बननी चाहिए ना, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये रे बेंड हो जाएगी। तो मान लो फर्स्ट पिन तुमने यहां लगाई थी तो फर्स्ट पिन यहां लग जाएगी, सेकंड पिन तुमने यहां लगाई थी तो सेकंड पिन यहां लग जाएगी। हम्म। पानी में नहीं है, ग्लास स्लैब। अच्छा। अरे बेटा, या इन लोगों को पानी दे दो पहले तब। हम्म। देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्यादा डीप में तो गिर पाए। हम्म। नो इट्स और क्या, नॉट। जो तुम्हें थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, जहां है उससे पहले दिखाई देता है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो लिख लो, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और ये फिगर बनाओ सभी लोग। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहां पे क्या है, सब लोग पहले समझ लो तब बनाओ। ये रे आ रही है, यहां टकराई, अभी तक फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करी थी, अब सेकंड मीडियम में गई। अगर यहां कोई मीडियम ना होता तो ये बिल्कुल रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करते हुए पी पे आ जाती। यस और नो। लेकिन जैसे ही यहां टकराएगी, यहां पे तुम एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि जब एक रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
नीचे तो जब ग्रास लैंड से वापस आ के रहे तो वो नॉर्मल से अपार्ट जा रही है। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्व मीन्स अच्छा ऑब्जर्वेशन है, योर ऑब्जर्वेशन इज गुड बिकॉज हेयर इट इज एयर टू ग्लास, so it is going from rarer to denser, and here it is glass to air, so it is denser to rarer. So जब ये rarer मीडियम से denser मीडियम में जाती है तो it bends towards the normal, तब ये सर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं तुमसे कह रहा था कि अगर आप पिंस लगाओगे, देखो ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्टिविटी में तुम्हें पता चल जाएगा कि जब रे रेयरर टू डेंसर, लिखो पहले, बना लो, फिगर बना लिया, और सर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एंगल डिफ्लेक्ट होता है? 100%। और वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या सोचते हो? नॉर्मल। नहीं, मीडियम। मीडियम। वेरी गुड, मीडियम पे डिपेंड करेगा अच्छा। भाई। एक तो इंसिडेंट एंगल क्या है उस पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, कि पहले एंगल क्या था अब क्या हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि इट विल डिपेंड ऑन द मीडियम। पानी है वो कुछ और रिफ्रैक्शन करेगा, ग्लास है वो कुछ और रिफ्रैक्शन करेगा, डायमंड है वो कुछ और रिफ्रैक्शन करेगा। सो इट विल स्ट्रांगली डिपेंड ऑन द मीडियम। तो सर इसमें मतलब ये रिफ्लेक्शन थोड़ी होगी रिफ्रैक्शन में। सॉरी, सर लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब रिफ्लेक्शन बनता है, वो रिफ्रैक्शन में भी होता है क्या? नो नो नो, अरे ऐसा होगा तो फिर तो ये यहां टकराते इधर नहीं निकल जाएगी। हाँ वही सोच रही थी मैं। यहां पे इट विल बी, अगर ये, अभी तो वही बात बताया मैंने तुम्हें, अगर ये रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये एंगल छोटा होगा इंसिडेंट एंगल से, और अगर ये डेंसर टू रेयरर जा रही है तो ये एंगल बड़ा होगा। ओ ओके ठीक है सर। ये एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोलेंगे। रिफ्रैक्टेड, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल। शौर्या तुम्हें आवाज आ रही है ना? शौर्या, यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ यस सर। ये डायग्राम बनाओ जरा। हाँ बना लिया सर। वेरी गुड। तो इससे क्या पता चलता है बताओ, कि जब रे किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक जाती है, it deviates from its original path, because you see it was coming like this and now it is going like this. So original path से there is a deviation, yes or no? So when a ray travels from one medium to another medium, it deviates from its original path. ए रिद्धि, मेरा मोबाइल दे दो यार, चार्जिंग पे लगा दूं। ओके, फिर और बुलेट्स लिखो। When a light ray enters from a rarer medium to denser medium, when a light ray enters from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. And when a light ray enters into a rarer medium from a denser medium, enters a rarer medium from a denser medium,
इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और वो जो शिफ्ट है जो मैंने बनाया उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल हो या लेटरल, व्हाट यू वुड से? दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इसका यस, क्या आएगा? फ्रॉम अ डेंसर वन टू रेयरर, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये है ना पानी, मंगाया था तुम्हारे लिए। अवे। इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अभी मैंने बोला नहीं है, बट इससे ऑब्जर्व तो यही हो रहा है ना, इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चल रहा है। तो अब लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और ब्रैकेट में लिखो स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट पेज पे लिखो, जगह रहेगी। तुम कल क्यों नहीं आए थे? सर आपने जिस हफ्ते में लिखा था थर्सडे को 5 to 6 अरे यार वो PM। गलती से लिखा था भाई। एंड मैंने टाइप और अच्छा, राशु ने बोला ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, फ्रॉम डेंसर वन। सर किसका लो? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन ब्रैकेट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल नाम है भाई। मान लो कि ये है मीडियम वन, कुछ भी मान लो, ये है मीडियम टू, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम एंड ग्लास, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ग्लास, एनीथिंग यू वांट टू टेक। पुट अ नॉर्मल, जहां इंसिडेंट रे गिरती है वहां पे हम क्या बना लेते हैं? अ नॉर्मल। ये तो हम पहले भी बनाते आ रहे हैं। एंड दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां तक सब कुछ पहले जैसा है, but here it will travel into the second medium, so it will go like this if it is a denser medium. Okay, so let us make this as r. So what is I? Angle of incidence. What is r? Angle of refraction, angle of incidence and angle of refraction। होती है, होती है, लेकिन अभी नहीं। नेचर को थोड़ा मतलब है कि तुम इस समय क्या पढ़ रहे हो। नेचर सब कुछ एक साथ करता है, जो भी कंडीशंस वैलिड हैं। अगर रिफ्लेक्शन भी है तो थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्शन भी होगा। वॉट एवर कंडीशंस आर फेवरेबल दैट विल हैपन इन द नेचर। बट हम तो वन बाई वन पढ़ते हैं ना। डेंसर ओपेक है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। नहीं, अगर मान लो यहां पे दूसरा वाला मीडियम जो है वो मेटल है, तो रे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। सो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? इट इज साइन आई। तुम लोग साइन नहीं पढ़ा है ना, तो भाई लिख लो, मैं नहीं कर सकता। बाय साइन आर, इस साल है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो फिर इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लिख लो और इसका n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, n2 बाय n1, वेयर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum upon velocity of light in a medium. What is refractive index? Ratio of velocity of light in vacuum upon velocity of light in a medium. N2 बेटा, सेकेंड मीडियम। तो जिधर से लाइट एंटर कर रही है ऊपर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका लिखेंगे? नहीं, सामने वाले मीडियम का, सेकेंड मीडियम का। फर्स्ट से सेकेंड में जा रही है ना, तो सेकेंड का ऊपर लिखेंगे। ठीक है? आप आया लिखा है। हाँ, इधर तो ये लिखा है बट इधर ये होगा। अब ये देखो कैसे होगा। अच्छे से जरा लिखो। N2 अगर मैं लिखने जाऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? C/V2। भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट C है, वो तो कांस्टेंट है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और यहां पे नीचे क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? C/V। C is velocity of light in vacuum and V is velocity of light in medium। तो यहां पे C/V2, यहां पे C/V1, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1/V2। ये है स्नेल्स लॉ। sin I by sin R is equal to N2/N1 is equal to V1/V2। समझ आया कि नहीं? हम्म? व्हाट? इसका? हाँ सर, मेरी 6 की। हाँ हाँ, आ जाएंगे। हाँ हाँ भाई, मॉर्निंग में ही आ जाएंगे। चलो, ओके, बाय। ठीक है। हाँ बेटा, अब बताओ मयूरी। Concept is that when a light enters from one medium to another medium, its speed changes, it slows down. Its maximum speed is in vacuum. So when its light enters in the water, its speed decreases and it is bent also. That is the whole concept. Sine is a function, just forget about that for some moment. It is some function, I mean, like 30 degrees there, that you know na? 30 डिग्री तो पता है एंगल, तो साइन ऑफ 30 डिग्री विल गिव यू सम वैल्यू, so that we will be dealing later on. But understand this part na, at least that N2/N1 is equal to V1/V2. Refractive index is velocity of light by velocity of medium. For example, चलो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखो सभी लोग। अगर मान लो यहां पे लाइट की स्पीड c है और यहां पे लाइट की स्पीड कितनी हो गई? C/1.5 हो गई, मान लो 1.5 टाइम्स रिड्यूस हो गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? C/1.5 विच इज इक्वल टू 1.5। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये मान लो ग्लास है,
लाइट वैक्यूम से ग्लास में एंटर हुई और उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स रिड्यूस हो गई, मैंने लिख दिया c बाई 1.5, मतलब 1.5 टाइम्स कम हो गई। तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने जाओगे तो वो होगा c बाई 1.5, सो इट विल बिकम 1.5। ये मैंने ग्लास का एग्जांपल ले लिया। ग्लास में लाइट की स्पीड 1.5 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो यहां पे वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। देखो 3/1.5 करो कितना हो जाएगा, 2 × 1 × 10⁸। अब समझ आया है? नहीं, बस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे पूरे अभी तो पहले तुम एक ही चीज सीख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्वांटिटी है जो कि बताएगा कि कितने टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो जरा। अ लाइट रे एंटर्स, नहीं नहीं, अच्छा अभी मैं कुछ और पढ़ा रहा था यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, वो तो अच्छे से लिख लेने तो फिर उसी में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए ना सब लोग साइड में? अब ये भी समझ गए कि फाइनली लॉ क्या कह रहा है, साइन आई बाई साइन आर, मतलब एंगल कितना डेविएट होगा वो भी रिलेशन में है। आई और आर देखो, तुम साइन छोड़ दो, देखना एंगल देखो बस। देर इज एंगल ना, साइन विल डू समथिंग विद दैट। और यहां पे क्या है, v1/v2, और वही इक्वल टू है n2/n1। तो ये है स्नेल्स लॉ। स्पीड ज्यादा हो रही तो n 1 से कम हो। हम्म, बट सी से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो अगर वैक्यूम से कभी भी ज्यादा नहीं होगी, तो इसका मतलब ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ग्लास से जब बाहर निकलेगी, जैसे यहां पे ये देखो जरा, यहां पे लाइट की स्पीड c रहेगी, यहां पे c/1.5 हो जाएगी, और यहां पे फिर से c हो जाएगी। बट सर एयर वैक्यूम थोड़ी है। एयर को लगभग वैक्यूम ही लेंगे। एयर को, एयर इक्वल टू, बोलो, वैक्यूम लेंगे। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही क्लोज टू 1 है, 1.0008, तो इसलिए इट्स ऑलमोस्ट 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम निकालोगे तो क्या होगा, 1, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ c बाय c करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विल बी 1। हाँ, रेशियो ही है, बट नॉट एग्जैक्टली दैट। हाँ, दिस लॉ ये क्या रिलेट कर रहा है ये देखो, आई और आर है इसमें, दैट मीन्स इट इज रिलेटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। v1 v2 है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वेलोसिटी। एंड n2 n1 है, that is it is also related to the material property. What is refractive index? It is material property. जैसे कि शीशे का कुछ और है, डायमंड का कुछ और है, वाटर का कुछ और है, ग्लिसरीन का कुछ और है, हनी का कुछ और है। So it is a material property. Refractive index is a material property. You will have full chart I think in NCERT जिसमें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना? समझ गए? तो स्नेल्स लॉ थोड़ा समझ आया या नहीं आया? तो अगर किसी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो क्या वो चेंज हो सकती है कभी, अगर कोई डिफरेंट मीडियम से लाइट आ रही है तो? यू वांट टू आस्क कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये पूछना चाह रहे हो? तुम्हारे क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी अ कांस्टेंट, बट इन योर क्लास actually refractive index is a property that depends on incident wavelength of the light. क्योंकि लाइट भी तो अलग अलग कलर की हो सकती है ना, यू हैव रेड दैट, लाइट इज हैविंग डिफरेंट कलर्स,
So in real life, some materials are there, they will respond to the refractive, they will respond to the incident wavelength. If they get red wavelength, their refractive index will be something different. If they get violet wavelength, their refractive index will change. So actually, ancient Greeks knew this, and they designed something on the church doors. पहले बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे होते थे ना, उसके ऊपर गोल गोल सा होता था। मतलब पहले दरवाजा जाता था, फिर उसके ऊपर सेमी सर्कुलर आर्क सा बना होता था, उसमें ग्लास के पीसेस डाले जाते थे। तो उसमें वो लोग गोल्ड और सिल्वर के इतने छोटे पार्टिकल्स डालते थे, जो कि जैसी लाइट पड़ती है वैसे कलर बदल जाता है। तो गोल्ड के अलग अलग साइजेस डालेंगे, तो कुछ वो रेड, कुछ वो ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ वो ब्लू रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से बड़ी अच्छी सी कलर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो these are very very complex properties, but to begin with, in your class it will be a constant, but दिमाग में रखना है कि actually it is not a constant. तो ये सब याद करने के लिए No, it is given. But you should understand now what refractive index means. That is more important than remembering that. So refractive index is kind of, if a light is coming from the vacuum, it is a factor by which light's speed will decrease. Yes or no? तो लेट मी टेल यू, चलो बताओ, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? सिंपल क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? आन्या बताओ, तुम्हें स्नेल्स लॉ समझ आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत। यार इतने अच्छे से बता रहा हूं, तुम कह रही हो थोड़ा बहुत। अरे भाई, स्नेल्स लॉ जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल थे, यहां पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर बता के पता नहीं मतलब किस चीज के लिए कौन सा? जैसे जब ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम्म तो जो आंसर है आंसर में तुम क्या बता सकते हो? तुम ये बता सकते हो कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितनी है, तुम ये बता सकते हो कि इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तुम ये बता सकते हो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, ये सब बता सकते हो। अभी मैं क्या लिखवाने जा रहा था? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? सिंपल क्वेश्चन। तो लिखो, V इज इक्वल टू C बाय N। अरे यही तो अभी बताया तुम्हें, N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो C है कितना? 3 × 10⁸ और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। तो ये डिवाइड कर दो, 3 / 2.42, 1.24। ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई इनसाइड द डायमंड। तो बेसिकली 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो गई। यस और नो? डायमंड के अंदर you can do other things also with Snell's law. For example, if this is a glass slab and this is the angle, this is normal, और यहां पे मान लो 30 डिग्री है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मैंने तुम्हें बताया हुआ है ना। तो तुम्हें ये पता चल जाता है कि ये एंगल कितना होगा, आर। यस और नो? कैसे?
लिखो साइन आई, देयर इज सम वैल्यू, ओके, 30 डिग्री इज देयर, साइन विल गिव यू सम वैल्यू, वो तुम बाद में पढ़ोगे, बाय साइन आर इज इक्वल टू 1.5, ये तो हमें पता है ना, बाय 1। अभी देखो तुमने लिखा है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, दिस इज N1 वैक्यूम, दिस इज N2 1.5, पहले मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में गई, तो साइन आर इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन 30 डिग्री बाई 1.5। और मान लो कि मैं तुम्हें बता दूं कि साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, तो ये 0.5 बाई 1.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/3। तो जो साइन आर होगा वो 1/3 हो गया, तो देर आर मीन्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी उसमें मत जाओ, बस ये देखो कि देर इज अ रिलेशन दैट कैन गिव यू दैट वैल्यू। और अगर मैं तुम्हें दे दूं टेबल में कि यूज, लिखो जरा, यूज, अब आर निकालने के लिए तरीका क्या होता है कि आर इज इक्वल टू हो जाता है, साइन इधर उल्टा आता है तो इनवर्स हो जाता है, ओके, जैसे इधर साइन लिखा हुआ है तो इधर पावर -1 आ जाती है, और 1/3, फिर तुम्हें दे दिया जाएगा यूज दिस, सपोज मैं दे दूं, लिखो यूज साइन इनवर्स 1/3, यूज साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 19.47 डिग्री, ये यूज करो तो मुझे आर की वैल्यू बताओ। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19.47 डिग्री। अब ध्यान से देखो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ था और बेंड होके कितना हो गया 19.47 डिग्री, यस और नो। तो जब भी लाइट रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये मैंने तुम्हें नंबर्स के थ्रू शो कर दिया, इस सब में दिमाग मत लगाना, ये गिवन है, समझ जाओ। बस तुम ये देखो कि स्नेल्स लॉ कैसे रिलेट कर रहा है, ये समझ में है। तो लिखो व्हेन अ लाइट, नहीं तुमने स्नेल्स लॉ लिख लिया था ना, स्नेल का दूसरा लॉ लिखो, दो लॉ हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर, हाँ लेकिन प्लेन सेम होगा, अगर एक पेपर रख दो ऐसे तो सारे एक पेपर में ही जा रहे होंगे, उसी प्लेन में जा रहे होंगे, ऐसा नहीं कि लाइट उड़ के ऐसे हवा में जाएगी, इट विल बी इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल ऑफ देम लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब समझ आता है ना, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड के ही प्लेन पे आएंगे। अगर मैं यहां पे एक लेजर टॉर्च ले आऊं, आजकल मिलने लगी, देखता हूं ऑनलाइन आती है, तो यहां से ऐसे लगा दूं और यहां ग्लास स्लैब लगा दूं, तो ये रे इसी बोर्ड के साथ साथ ऐसे आएगी, इसी बोर्ड के साथ साथ ऐसे जाएगी और फिर ऐसे साथ साथ ही निकल जाएगी, ठीक है। और यहां पे कुछ और होगा, वो मैंने नहीं बनाया है, यहां पे क्या होगा वो छोड़ दो, क्योंकि फिर से अवे होगी ना भाई, फिर से ग्लास और एयर का चक्कर पड़ जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। हाँ बोलो बोलो, यस। Oh, I was asking the same. सो लिखो, नोट लिखो, नोट, Snell's law gives a relation
Snell's law gives a relation between incident angle Snell's law gives a relation between incident angle, refracted angle, and no, incident angle, refracted angle, and refractive index. और फिर लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेशन बिटवीन refractive index is ratio between velocities in two different mediums. Refractive index is ratio between velocities in two different mediums. समझ आ गया? तो जैसे मान लो अगर मैं ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन पूछूं कि N2 ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड N2 ऑफ वाटर, दो तो याद ही रख लो सभी लोग। ग्लास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और वाटर का है 1.33। ठीक है ना? यूनिट कैसे होगा जब वो रेशियो ऑफ वेलोसिटी है? तो भाई इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ना, तो इट कैन नॉट हैव यूनिट। तो ये बताओ, जब डायमंड के अंदर लाइट घुसती है तो स्लो हो जाती है कि फास्ट हो जाती है? चलो इतना तो सीख लिया। और जब लाइट डायमंड से वापस बाहर निकलती है तो फास्ट तो हो जाती है, बट वो सी से ज्यादा नहीं हो सकती, वो सी ही हो जाती है। वैक्यूम में लाइट किस स्पीड से चलती है? सी के स्पीड से चलती है। और ये जो साइन वाइन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो दिमाग से हटा के देखो। सपोज इट इज गिवन टू यू, I have showed you that if you know incident angle and you know refractive index, then you can calculate the refracted angle. ये बात समझ आई? अगर if I know the incident angle and if I know the refractive index, I can calculate what is the angle through which it will go inside the second medium. तो bend is absolutely clear. और ऐसे ही अगर मैं यहां पे लगा दूं स्नेल्स लॉ तो वो ज्यादा एंगल आ जाएगा, तो इट मीन्स इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर मैं यही चीज यहां पे लगा दूं तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी और यहां का इंसिडेंट एंगल इसी के इक्वल हो जाएगा जो निकला है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये बाहर वाला एंगल वापस 30 डिग्री हो जाएगा। वो दोनों रे कैसी होंगी? पैरेलल। समझ आया? चलो इस पे हम लोग और अच्छे से काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके? हाँ हाँ, अगर तीन चीजें हैं इक्वेशन में तो दो गिवन होंगी, एक पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू। कल नहीं हो पाएगी क्लास, ठीक है? Sir, should I leave? Sir, sir, leave कर ले? Sir.